हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड पर। तो यार गाइस, यार पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग यार हमें फीडबैक नहीं देते, ये गलत बात है। अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर, यार आपको वीडियो दे रहे हैं, तो आपका भी यार भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि यार हमें आप फीडबैक दो कि सर कैसा चल रहा है। तो यार जल्दी बताइए कि यार आप लोग कैसा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना बुरा लग रहा है ना? क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हैं हमें फीडबैक में कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। और जल्दी यार आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है फिर, है ना। और मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भाई आपको केमिस्ट्री में अभी तक कैसा लगा, कैसा आपको फील आया, कितना मजा आया, ये हमें जरूर बताना, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की क्लास जल्द ही स्टार्ट कराना चाहते हो तो यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट किया करो और आप हमें इसका फीडबैक भी दिया करो, है ना। और फिजिक्स की क्लास पर हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर यार हम पढ़ने वाले हैं गाइस यार हिमांक में अवनमन। क्या? हिमांक में अवनमन। और इस हिमांक में अवनमन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से सुनना कि ये जो है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, एक टेम्परेचर है। क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? एक क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट की जगह हम क्या बोल सकते हैं बेटा? टेम्परेचर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा? फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर का तो क्या आ जाएगा बेटा? टी। टेम्परेचर का क्या आ जाएगा बेटा? टी आ जाएगा। और फ्रीजिंग का क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। मतलब हिमांक को हम टी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टी एफ से। और हेमांक होता क्या है? देखो, हेमांक का मतलब क्या है वो आपको बताना है। हेमांक क्या है? ताप है। इतना तो आपको पता है कि सर हेमांक ताप होता है, बट कौन सा ताप ये आपको मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो, हेमांक बेटा क्या है? ताप है। कौन सा ताप है? वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है ना। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमांक बोलते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास शुद्ध विलायक जैसे जल है। शुद्ध विलायक क्या है? जैसे जल है ना। अब हमने शुद्ध विलायक क्या ले लिया? जल। तो हमें पता है यार, जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जल, जो शुद्ध विलायक है वो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो जल है, इस जल का हिमांक कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऐसे ही कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित होगा वो ताप आपका हिमांक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, हिमांक में अवनमन है, और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब हमें देखो, हिमांक हमें पता चल गया ताप, और अवनमन पता चल गया कमी। मतलब हमें ताप में कमी देखना है। जो ताप में कमी आएगी, ठीक है, वही ताप में कमी क्या कहलाएगी? हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर क्या था? शुद्ध विलायक था, जो जल, ठीक है, जल था, ठीक है। अगर बेटा, अगर इस जल को हमें क्या करना है? 0 डिग्री, सॉरी, जल को हमें ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है, ठीक है। जो जल अभी द्रव अवस्था में है, अगर हमें इसको ठोस अवस्था में ले जाना है, तो बताओ इसका जो ताप है वो कम करना पड़ेगा। देखो, जो जल है वो नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका 23 से कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे रखा होगा जल। जैसे अभी इस क्लासरूम में, जैसे मैं जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पर पानी रखा है तो नॉर्मल टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री पर रखा होगा यहाँ। अगर मुझे इस पानी को बर्फ में बदलना है, तो मुझे ये जो ताप है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बोलो, कम करना पड़ेगा कि नहीं? अगर मुझे ताप कम करना पड़ेगा, तो अब जब ताप कम करूंगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। वाष्प दाब भी क्या होगा? कम ही होगा, क्योंकि ताप कम करेंगे तो वाष्प दाब कम होगा। और जब ताप हम कम करेंगे तो एक समय ऐसा ताप आ जाएगा कि ये जो एक कंडीशन, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस ताप क्रम पर ये जो जल है वो ठोस अवस्था में, मतलब बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमें किसी द्रव को भाई ठोस में परिवर्तित करना है तो ताप को हमें घटाना पड़ेगा, ताप हमें कम करना पड़ेगा। और जब ताप कम होगा तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो। मान लेते हैं भाई ये हमारे पास क्या था? जल। ये हमारे पास क्या था? जल। और ये हमारे पास क्या है बेटा? नमक।
ठीक है, मैंने इस पात्र में जल और नमक लिया है, जल और क्या लिया है, नमक लिया है, जल और क्या लिया बेटा, नमक लिया। अगर मैं इस जल और नमक को ठोस में परिवर्तित करना, अब देखो जल और नमक मिलकर एक जलीय विलयन बना लिया इनने, ठीक है। अब इसको अगर हमें बर्फ में परिवर्तित करना है, बर्फ में मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है, तो भाई इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। देखो नॉर्मल जो जल था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में परिवर्तित मतलब ठोस में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन जब हमने इसमें जल और नमक मिला दिया तो भाई पहले हमें केवल और केवल जल को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना था, जो 0 पर हमने कर दिया था। लेकिन अब हमें नमक, जल में नमक मिला दिया तो ये जलीय जो विलयन बन गया। अब जल और नमक इन दोनों को हमें ठोस अवस्था में ले जाना है, ठीक है। तो हमें जो ताप है वो भाई 0 से नीचे ले जाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में परिवर्तित हो रहा है, तो ये ताप यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। तो ताप में क्या हुई, कमी हुई। देखो यहाँ ताप कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ ताप कितना है, -4 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में क्या हो गई, कमी हो गई, और जो ताप में कमी हुई है वही ताप में कमी हिमांक में अवनमन होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो शुद्ध विलायक था इसका जो जो हिमांक था वो मान लेते हैं T नॉट F था, क्योंकि शुद्ध के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो विलयन बन गया इसका जो हिमांक है -4 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर संकेतों में माने तो मान लेते हैं क्या है, TF है। तो बताओ यहाँ से यहाँ आए तो कमी हुई कि वृद्धि हुई, बोलो कमी हुई कि वृद्धि हुई। तो सर यहाँ ज्यादा था, 0 था, यहाँ -4 है, तो यहाँ से यहाँ आए तो भाई कमी हुई, क्या हुई, कमी। तो मैंने आपको बताया था कमी हो या वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो भाई बड़े में से छोटे को हटा के, तो बड़ा ये है ना, मतलब अगर हम T नॉट F में से TF को घटा देंगे तो ये कमी निकल जाएगी, और यही जो कमी होगी वो हिमांक में अवनमन होगी। चाहे तो T नॉट F माइनस TF को हम क्या लिख सकते हैं, डेल TF भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसकी परिभाषा पे चले जाओ। क्या बोला है, जब किसी शुद्ध विलायक में, कोई भी शुद्ध विलायक है, अगर उस शुद्ध विलायक में आवाजशील विलय जैसे नमक मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वास्तव में क्या हो जाती, कमी हो जाती है। ये तो हम पहले से ही पता है, वास्तव में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि भाई हमने आवाजशील विलय मिला दिया, ठीक है। तो आवाजशील विलय खुद तो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं, साथ में जल के अणु को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा, तो वाष्प अणु कम बनेंगे, और जब मेरे भाई वाष्प अणु कम बनेंगे तो वाष्प दाब कम, ठीक है। तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। अब जब वाष्प दाब कम होगा तो जो हिमांक है वो भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमें ताप को क्या करना है, कम करना है ना, यहाँ बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अगर हमें बढ़ाना होता तो वो तो हिमांक हो जाता, हिमांक में सॉरी क्वथनांक में ताप को बढ़ाते हैं, लेकिन हिमांक में ताप को कम करते हैं, ठीक है। तो जब वाष्प दाब में कमी होगी तो हिमांक में भी कमी हो जाएगी, ठीक है, और जो कमी आएगी वही कमी हिमांक में अवनमन कहलाएगी, ठीक है। और इसको हमने कैसे निकाला, देखो ये बता दिया था, शुद्ध विलायक का ये था और आवाजशील विलय का ये था, ठीक है। अब ये ज्यादा था, ये कम था, कमी अगर निकालना है तो T नॉट M में से TF को घटा देंगे और इसको हम डेल TF बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे डेल TF से व्यक्त करते हैं, इसे डेल TF से व्यक्त करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, क्लियर है, ठीक है। अब हिमांक की परिभाषा ये हमने अलग से लिखी है, ठीक है, वो आपको समझाने के लिए लिखी है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको TF से व्यक्त करते हैं, तो ये बातें सारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर इसका एक ग्राफ बना रहा हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं ग्राफ बता रहा हूँ, फिर इसके आगे इसकी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ठोस में बदलना है। किस में बदलना है बेटा, ठोस में बदलना है, ठीक है। जो द्रव है उसको किस में बदलना है, ठोस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मान लेते हैं हमारे पास ये दो अक्ष है, कितने अक्ष हैं, दो अक्ष हैं, ठीक है। ये आपका होगा भाई, ये वाला अक्ष है, ये वाष्प दाब का है, किसका है, वाष्प दाब, और ये जो वाला अक्ष है ये मान लेते हैं किसका है बेटा, ताप का है, किसका है, ताप का है, ठीक है, ये ताप का है, ओके। अब ध्यान सुनना, हमें क्या करना है बेटा, ठोस में परिवर्तित करना है, किसमें परिवर्तित करना है, ठोस में। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक जो है ना एक ग्राफ लाइन बना रहा हूँ, और ये जो ग्राफ लाइन है मान लेते हैं ठोस विलयन की है, ठीक है, ठोस विलयन की है, किसकी है, ठोस विलयन की, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो ठोस का वाष्प दाब है, ठीक है, ठोस का वाष्प दाब है। ये जो है, ये जो ग्राफ लाइन दिख रही है ये ठोस के ग्राफ लाइन की वाष्प दाब, ठीक है, ठोस के वाष्प दाब की ये ग्राफ लाइन है,
ये हमने मान लिया, ठीक है। मतलब हमें किसी को भी यहाँ तक ले जाना है, अगर हम किसी भी पदार्थ को यहाँ तक लेके आएंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ कोई एक विलायक है, हमारे पास ये कोई क्या है, विलायक है। अगर हमें इस विलायक को, अगर हमारे पास ये विलायक है, अगर हमें इस विलायक को भाई ठोस अवस्था में लेके जाना है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा, वाष्प दाब कम करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि नहीं? अगर हमें किसी भी विलायक को या किसी भी द्रव को ठोस अवस्था में लेके जाना है तो ताप और वाष्प दाब दोनों कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वाष्प दाब को क्या करते हैं, कम, वाष्प दाब कम होगा ताप कम होगा, वाष्प दाब कम होगा ताप कम होगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपने विलायक लिया है, जैसे ये एक कोई विलायक है, जो विलायक आपने लिया है वो विलायक किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। देखो हम ये कोई विलायक था यहाँ पर जो द्रव अवस्था में था, अगर हमें इसको ठोस अवस्था में ले जाना है तो ताप और वाष्प दाब दोनों कम करने पड़ेंगे। तो देखो ये लाइन जो है ना ऐसी चल रही है कि ताप भी कम हो रहा है और वाष्प दाब भी कम हो रहा है, और भाई एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और हमें ठोस अवस्था में ही परिवर्तित करना है क्योंकि हम हिमांक का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये विलायक की थी, ठीक है। मान लेते हैं इसको हमने ए बी लाइन दे दी, क्या दी, ए बी, ठीक है। अब बताओ अगर इस विलायक में हम आवासशील विलेय जैसे नमक मिला दें तो बोलो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसका वाष्प दाब ये था, अभी इसका वाष्प दाब क्या था, ये था, ठीक है, ये था। अब अगर हम इसमें नमक मिला दें, कोई आवासशील विलेय मिला तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो अब इसका वाष्प दाब कहाँ होगा, ये मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाइन मान लेते हैं किसकी है, ये विलयन की है, किसकी है बेटा, विलयन की है, ठीक है। अब वाष्प दाब कम हो गया, तो अब वाष्प दाब कम हो गए तो अगर हमें इसको ठोस में बदलना है तो इसका भी हमें वाष्प दाब कम करना पड़ेगा, ताप के साथ वाष्प दाब कम होता जाएगा, वाष्प दाब कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस के में परिवर्तित हो जाएगा और ठोस के वाष्प दाब की लाइन को टच कर लेगा, ठीक है। तो आप बताओ इस विलायक का जो विलयन था, है ना, इसका ताप कितना था, इसका ताप ये था, और इसका ताप कितना है, ये था। तो बताओ ये और ये ताप किसका है, विलयन का, और ये ताप किसका है, विलायक का। तो बताओ ताप में क्या हुई, कमी हुई, पहले ये ताप था और अब ये ताप है, ताप में क्या हो गई, कमी। तो जो कमी आई है वो ही क्या है, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये शुद्ध का था तो मान लेते हैं ये टी नॉट एफ है और ये क्या है बेटा, टी एफ है ना। तो अगर हम इसका जो डिफरेंस देखें, मतलब टी एफ, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डेल टी एफ, और जो आपका क्या होगा, हिमांक में अवनमन। तो ये इसका ग्राफ हो गया, इसको ए बी नाम दे दिया, इसको आप सी डी नाम दे सकते हो, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो ये हिमांक में अवनमन हो गया और ये हिमांक में अवनमन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आगे हमें कुछ चीजें और समझना है, समझो चीजों को। यहाँ पर लिखा है किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन मोलरता के समानुपाती होता है। देखो अब हमने ये जो है क्वथनांक में भी किया था, ये लाइन जो है हमने क्वथनांक में भी लिखी थी, क्योंकि क्वथनांक में जो उन्नयन था वो भी अणुसंख्यक गुणधर्म था और हिमांक में अवनमन है वो भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, और अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो मोलरता है भाई, मोलों की संख्या अणुओं की संख्या को ही बताती है। तो अगर अणुओं की संख्या ज्यादा तो अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा, तो भाई ये भी इस मोलरता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर हम अर्थात में इस लाइन को अगर दें तो अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, डेल टी एफ समानुपाती एन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनना, अगर हम इस समानुपाती का साइन हटा दें तो एक नियतांक आएगा, तो ये नियतांक हम के एफ लेंगे क्योंकि ये हमारा हिमांक में, और हिमांक को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये के एफ आएगा और ये रहा एन। अगर आप रेगुलर देख रहे हो ना तो मेरे भाई एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आप उचक भड़क करके देख रहे हो तो भाई आज देख लिया फिर 8 दिन नहीं देखना, तो ऐसे नहीं आएगा समझ में, ऐसे समझ में भी नहीं आता, चाहे कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो के एफ है उसके बारे में बता दो, जहां के एफ एक नियतांक है, के एफ एक नियतांक है, ठीक है। और बाकायदा आपको प्लेलिस्ट बना दी है यार, प्लेलिस्ट में जाओ और क्रम से देखो, और क्रम से देखोगे तो वाकई में आपको मजा आएगा, ठीक है। जहाँ के एफ क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या बोलेंगे बेटा, हिमांक, हिमांक,
या फिर इसको मोलर बोल सकते हैं, ठीक है, हिमांक या इसको मोलर, ठीक है। अवनमन अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो बस ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक। बट एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछता है कि केएफ की परिभाषा आप बताओ। तो ये बेटा मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी सूत्र से परिभाषा निकालना है तो उसके आसपास जो है उसकी वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ती है। जैसे हमें केएफ की परिभाषा निकालना है तो इसके आसपास जो है उसकी वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, मतलब एम की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एक लाइन लिख देंगे, यदि m इज इक्वल टू 1 मोल। अगर m इज इक्वल टू कितना है, 1 मोल। अब m का मान 1 मोल इसमें रखेंगे तो ये तो अपना रहेगा डेल टी एफ, ये रहेगा डेल टी एफ, और बराबर क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो डेल टी एफ किसके बराबर आ गया, के एफ के। अब डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, और के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो मतलब जो हिमांक में अवनमन है वो ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखो जब ये बराबर आ गए मतलब ये चीज ही ये कहलाएगी, जब ये दोनों बराबर हैं मतलब इसको ही ये कहते हैं। बट ये बराबर कब आए, जब m इज इक्वल टू हमने 1 रखा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यदि में लिखेंगे, यदि या फिर अतः 1 मोल, अतः 1 मोल बिलियन के लिए, अतः 1 मोल बिलियन के लिए, 1 मोल बिलियन के लिए होने वाला हिमांक में अवनमन, ये हिमांक में अवनमन है ना, ठीक है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ही, हिमांक अवनमन ही, हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए मतलब इसको ये कहते हैं। बट ये शर्त आपको लगानी है, ठीक है। तो एग्जाम में इसकी परिभाषा केएफ की जो परिभाषा है वो पूछी जाती है 1 नंबर में। तो इस अतः को हटा देना और यहाँ से इसकी पूरी परिभाषा लिख देना और अंत में लिखना कि इसे हम केएफ से व्यक्त करते हैं, इसे हम केएफ से व्यक्त करते हैं, इतना करना, ठीक है। तो ये हिमांक में अवनमन हो रहा होता है कंप्लीट, है ना। अब इस हिमांक में अवनमन से संबंधित एक क्वेश्चन और हमारे पेपर में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर ले रहे, ठीक है। बिल्कुल यार अब सेम चल रहा है क्वथनांक में उन्नयन के जैसा, ठीक है। जैसे हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन में पढ़ा था ना, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान, और विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, एम बी, आणविक द्रव्यमान को एम से, और बट विलेय का है तो विलेय को हम किससे, बी से की गणना करना, ठीक है। देखो मेरे भाई पढ़ने का ये तरीका होता है कि कोई भी चीज हमें क्रम से पढ़नी चाहिए, क्रम से पढ़नी चाहिए, और क्रम से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आज मैं ये इसीलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले जो बेसिक था वो मैंने पहले पढ़ा दिया। अगर मैं बेसिक ना पढ़ाता और डायरेक्ट मैं ये चीज पढ़ाता तो कभी समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने बेसिक पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे क्रम से जुड़े हुए हैं एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको फुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हो तो भाई जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसकी जो प्लेलिस्ट बनी है इसकी प्लेलिस्ट को क्रम से देखो, क्रम से देख के आओगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो समझ में आपको ना आए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। और फिर अगर क्रम से देख के आए समझ में ना आए तो फिर मुझसे आप कहना कि सर समझ में नहीं आ गई, बट ये क्वेश्चन फिर नहीं करोगे आप हमसे, ठीक है। चलो तो देखते हैं ये हो जाएगा। तो हमें एक बस लाइन लिखनी है, हम जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि भाई जो क्वथनांक हिमांक में अवनमन है वो मोलरता के समानुपाती होता है, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो समानुपाती का बेटा चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या आएगा, नियतांक, और नियतांक क्या आएगा, के एफ, है ना, ये आएगा, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप चाहो तो आप लिख देना जहां के एफ एक नियतांक है, के एफ एक नियतांक है, और इस नियतांक के बारे में हम बता चुके, ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम आपको लिखा चुके, ठीक है। चलो ये हमने इसको बता दिया। अब हमें क्या निकालना बेटा, एम बी। तो बताओ एम बी टी एफ के अंदर डेल टी एफ के अंदर है, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अब जब इसका फॉर्मूला नहीं होता तो इसके अंदर तो हम झांक ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, ठीक है। अब के एफ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अभी हमने बताया कोई फॉर्मूला बताया नहीं ना, तो कोई फॉर्मूला, बट एम का फॉर्मूला होता है। तो एम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, अपॉन एम बी इंटू
WA, और ये WA किस में होगा बेटा, ग्राम में। तो ये होता है। अगर m का फॉर्मूला रखेंगे तो m के अंदर हमें mb मिल जाएगा, m के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, mb, और mb हम फिर निकाल देंगे। तो ये जो m का मान निकला है, इस m के मान को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो हम लिख देंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो ये हमारा क्या है बेटा, डेल टी है, ये रहा डेल टी है, सेम रहा, बराबर ये रहा आपका क्या, के एफ, सेम रहने दो, ठीक है। अब जो एम है, एम की जगह ये मान रखो, तो एम की जगह हम मान रखेंगे तो ये डब्ल्यू बी इंटू कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन में क्या रहेगा, एम बी इंटू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी, यही तो मान है। अब हमें किसका मान निकालना है, एम बी का। तो एम बी को ले जाओ इधर और डेल टी एफ को ले जाओ इधर, आपका काम बन जाएगा। तो एम बी को हम जब इधर ले जाएंगे तो बराबर के इस तरफ कौन बचेगा, कौन आ जाएगा, एम बी, और इसको हम कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो इस ऊपर कौन कौन है, तो ऊपर है के एफ, डब्ल्यू बी, और कौन है बेटा, 1000, है ना। और नीचे कौन है, एम बी तो इधर चला गया, और एम बी की जगह कौन आ गया, डेल टी एफ, और इनटू क्या है, डब्ल्यू ए। तो ये हमारा बन गया एम बी का फॉर्मूला। क्लियर है, ये बातें क्लियर हैं आपको, बोलो आपको ये बातें सारी क्लियर हैं क्या, बिल्कुल। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन भी होता है समाप्त, ठीक है। और भाई आपको थोड़ा सा एक डाउट और लग रहा है कि सर आप स्लो स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे भाई टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो आप, मैं आपको 100% सिलेबस कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। और दो है ना मेरे भाई, बस आप तो इतना काम करो कि आप तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई का, है ना, अपने सर का, जो भी आप समझो, ठीक है, उसको सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो यार। थोड़ा सा चैनल जैसे ही ग्रो होगा ना, मैं ये जो चीजें हैं ना इतनी फास्ट कर दूंगा कि आप ही कहोगे सर आप कितने फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, है ना। और एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए है ना, तो नोट्स मात्र यार 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में मिल जाएंगे। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7509474692 पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करोगे, हम आपको इसके नोट्स की जो व्यवस्था है वो करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यार इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार एक बार अभी भी कह रहे हैं कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने सर का, अपने भाई का, है ना भाई, सपोर्ट करो। और भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।